अगर इस देश में संविधान नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा। जिन नियमों कायदों पर आतंकवादियों को जेल में होना चाहिए, उन नियमों को लगा करके, उन कानूनों का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को जेल भेजा गया, पत्रकारों को जेल भेजा गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से देश की सबसे बड़ी लूट और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आज की तारीख में अगर कोई है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो, चंदा दो वरना ईडी, चंदा दो ताकि बिजनेस दे दें। अगर कोवैक्सीन बना लगा रहे हो, भले ही उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन हम तुमको सारा ठेका दे देंगे सरकारी, और तुम 500 करोड़ रुपए हमको चंदा दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी लूट, और ये वो आदमी कर रहा है जिसके लिए कहा गया था कि आगे नाथ न पीछे पगाह। किसके लिए लूटेंगे मोदी जी? बहुत ईमानदार हैं। जितनी विविधता इस देश में है, इतनी विविधता दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में नहीं है। फिर इतनी गैर बराबरी, इतना बंटवारा भी इस देश में पहले से चला रहा है हजारों साल। कुछ लोगों ने जानबूझ के बंटवारे किए, वो बंटवारे किसी लोगों के पक्ष में थे, फायदा पहुंचा रहे थे, बहुत बड़ी आबादी के लिए नुकसानदायक थे, लेकिन बंटवारा था। भारत का संविधान एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम विविधताओं को, बंटवारों को जोड़ता है और सबको बराबर करता है। साथियों, आज हमारे साथ जो शख्स हैं ये पहचान के मोहताज नहीं है। आप बहुत सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, लेकिन जो हमारी एक परंपरा रही किसी से बातचीत के लिए तो हम परिचय कराते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, हम लोग सुनते हैं आपको जो है। तो आज हमारे साथ हैं जौनपुर में। तो सर, पहले तो ये आज जो ये चुनाव का समय है, बहुत बातें हो रही हैं कि संविधान खतरे में है। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि संविधान आखिर कैसे खतरे में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव उन कौन से इंडिकेटर को देखते हैं जिससे ये कह सकते हैं कि हाँ, वाकई ये संविधान खतरे में है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी चाहने वाले दर्शकों का। और असल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश में इतनी विविधता, इतनी भाषाएं, इतने रंग, इतनी तमाम तरह की चीज़ें, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, जितनी विविधता इस देश में है, इतनी विविधता दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में नहीं है। फिर इतनी गैर बराबरी, इतना बंटवारा भी इस देश में पहले से चला रहा है हजारों साल से। कुछ लोगों ने जानबूझ के बंटवारे किए, वो बंटवारे किसी लोगों के पक्ष में थे, फ़ायदा पहुंचा रहे थे, बहुत बड़ी आबादी के लिए नुकसानदायक थे, लेकिन बंटवारा था। भारत का संविधान एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम विविधताओं को, बंटवारों को जोड़ता है और सबको बराबर करता है। तो इसलिए देश में सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वो भारत का संविधान है। और वो संविधान उस बंटवारे को ख़त्म कैसे करता है कि आप जिस भाषा, जिस धर्म, जो पहनना, जो खाना, जो बोलना, जो चाहते हैं वो आपका अधिकार है, जो हम चाहते हैं वो हमारा अधिकार है, जो तीसरा है वो उसका अधिकार है। सब कुछ अलग होने के बावजूद कोई कुछ भी करे वो उसका अधिकार है, बशर्ते कि उसकी एक सीमा है। अब इस पूरे संदर्भ को यहाँ से देखा जाए कि अगर इस देश में संविधान नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा। इसे यहाँ से समझा जाए कि संविधान नहीं था तो क्या नहीं था। संविधान नहीं था तो बराबरी नहीं थी, संविधान नहीं था तो हकमारी ज़्यादा थी, संविधान नहीं था तो अधिकार नहीं थे। जैसे संविधान नहीं था तो सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था। लंबे हज़ारों साल के इतिहास में कई बार नियम बनाकर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। कई बार अनायास ये समाज इतना बटा हुआ था कि शिक्षा थोड़े से लोगों के हाथ में थी। संविधान आया तो शिक्षा सबके हाथ में पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। इसलिए जब संविधान नहीं रहेगा तो शिक्षा सबके हाथ से चली जाएगी। जोड़ देता हूं कि जैसे नई शिक्षा नीति जब बनी और नई शिक्षा नीति बनने के बाद
वह जो शिक्षा थी जो सबको, जैसे इतनी विविधता में देश में लोकतंत्र का मतलब ये है कि शिक्षा सबको मिले, किसी की जेब में पैसा है किसी की जेब में नहीं है, कोई जाति में क्या है, इससे तय ना हो कि शिक्षा मिलेगी कि नहीं। भारत का संविधान ये रास्ता खोलता है। संविधान नहीं रहेगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। और बंद कैसे हो रहा है इसका उदाहरण मैं दे दूं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई और वो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में है। बच्चे अगर कम होंगे तो क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत पुराने कॉलेज पुराने स्कूल बंद किए जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ ऑटोनॉमस की तरफ जा रहा है। पहले वो गवर्निंग ऑटोनॉमी थी, अब वो एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो गई, यानी स्कूल अपना खर्चा अपने से चलाएं। अगर उन्हें चाहिए तो सरकार उनको पैसा देगी नहीं, लोन देगी। लोन दे करके देना होगा तो लोन चुकाना होगा। अब शिक्षा बिक गई कि नहीं बिक गई, बस उसका असर कुछ दिन बाद दिखेगा। जैसे शिक्षा बिकेगी तो जो संविधान ने सबको शिक्षा का मौका दिया वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो गया आधा। रोजगार में सबको सामाजिक सुरक्षा के साथ सबको सबकी क्षमता प्रतिभा और काबिलियत के अनुसार रोजगार मिले, ये भारत का संविधान सुनिश्चित करता है। सरकारें अब ये कर रही हैं, प्रधानमंत्री तक बोल देते हैं कि अरे पकौड़ा बेच रहा है, वो रोजगार नहीं है। तो ये पकौड़ा बेचने की स्थिति में जो है वो पकौड़ा बेचे, न कि कोई पीएचडी करके पकौड़ा बेचे। और आज की तारीख में ये हुआ है कि सफाई कर्मी से लेकर के चपरासी की नौकरियों में लोग पीएचडी और बीटेक की डिग्री लिए हुए चल रहे हैं। ये रोजगार की स्थिति है। तो संविधान यहाँ से ख़त्म हो रहा है। बाकी उदाहरण तो अनगिनत हैं साहब। जिन नियमों कायदों पर आतंकवादियों को जेल में होना चाहिए, उन नियमों को लगा करके, उन कानूनों का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को जेल भेजा गया, पत्रकारों को जेल भेजा गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। दलितों का अपमान कई गुना बढ़ता गया। संविधान नहीं रहेगा तो दलितों का सम्मान खत्म हो जाएगा। पिछड़ों को हक अधिकार जो संविधान ने दिया उसी से पिछड़े आगे बढ़े। लेटरल एंट्री ये सरकार ले आई। 350 लोग लगभग सीधे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर पहुंच गए। एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी का नहीं है। संविधान खत्म है यहाँ से, सीधे आप बनाएंगे इतने बड़े पद पर। इसी तरह से अगर सांसद संसद में बोलेगा तो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा। फिर संविधान कैसे बचेगा। उसके बाद मीडिया को खरीद लिया जाएगा या डरा दिया जाएगा। फिर जनता के हक और सच की बात कोई नहीं बोलेगा, सत्ता की दरबारी बन जाएंगे। संविधान कहाँ बचेगा। आखिर में चुनाव होता है, अभी तो हो रहा है, वोट की लूट की जा रही है। और वोट की लूट अभी इलेक्शन कमीशन बता रहा है, बताइए कई करोड़ वोट बढ़ गए। टैली क्या होता था कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम ले आई, हालांकि जिन देशों ने ईवीएम बनाया वही इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये मशीन इस बात का यकीन देश के नागरिकों को नहीं दिलाती है कि वो आपके वोट का अधिकार सुरक्षित करेगी। लेकिन फिर भी ईवीएम से इस देश में वोट होता है। चलो खैर आगे बढ़ें। तो ईवीएम के नाम पर ये था कि जल्दी हो जाएगा सब कुछ, डेटा जल्दी आ जाएगा, सुविधा हो जाएगी। और फाइनल टैली देने में इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन लगा दिया। तो जो शाम की टैली डीएम देता है उसको इलेक्शन कमीशन 10 दिन बाद जब दिला तो 6% वोट बढ़ गए, कई करोड़ वोट बढ़ गए। और हर बूथ तक पे 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार वोट बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ रहे हैं वोट कैसे बढ़ गए और किसके वोट हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये बना दिया नियम कि कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्गों बीमारों का भी वोट लिया जाएगा। खुला बिना सील पैक के बक्से में जा करके वो सारा काम हो रहा है। और फाइनल जब वोट गिने जा रहे होते हैं तो कभी बिजली चली जाती है, कभी काउंटिंग रोक दी जाती है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है और वोट की लूट हो जा रही है। तो फिर संविधान कहाँ बचेगा। अंततः अगर मैं ये कहूँ आसान भाषा में कि संविधान ख़त्म ऐसे किया जा रहा है, और संविधान नहीं रहेगा तो होगा क्या कि आप कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खाना खाएं, क्या बोलें, कहाँ जाएं, कौन सा काम करें, किसका विरोध करें या न करें, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये संविधान ही इस देश की आत्मा है, संविधान ही इस देश का मूल है, और इसीलिए हम संविधान की बात करते हैं। एक तरफ जब हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तरफ जैसे आपने बताया कि वो कई जो परसेंटेज बढ़ गए, आयोग ने 11 दिन का समय ले लिया जो फाइनल डाटा देने में। तो अगर ये वोट भी बढ़ रहे हैं और एक तरफ जो है जो गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के, वो लोग बड़े आत्मविश्वास से बोलते हैं कि नहीं ये तो भाजपा जा रही है और हम सत्ता में आ रहे हैं। तो इससे मुकाबला कहाँ कर पाएंगे वो। देखिए मुकाबला सही बात है कि बेईमानी का मुकाबला ईमानदारी से कैसे हो।
झूठ का मुकाबला सच से कैसे किया जाए। व्हाट्सएप पर गांव-गांव झूठ फैला दो, मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। कल तक कहते थे भैंस खतरे में, देश खतरे में, अब कहते हैं भैंस खतरे में है। सपा और कांग्रेस को टिकट दे दिया तो राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे। ये भाषा किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। अब इससे कैसे लड़ा जाए? या तो आप इससे भी नीचे स्तर पर उतर जाइए, सब मुसलमानों को लूट के दे देंगे, सब हिंदू मुसलमान करो, ये करो, वो करो। अरे आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ये सरकार आ गई, इतना डर आ जाए। दो तरीके होते हैं इससे लड़ने के। मीडिया उनकी गिरफ्त में है। इलेक्टोरल बॉन्ड से देश की सबसे बड़ी लूट और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आज की तारीख में अगर कोई है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो, चंदा दो वरना ईडी, चंदा दो ताकि बिजनेस दे दें। अगर कोवैक्सीन बना लगा रहे हो, भले ही उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन हम तुमको सारा ठेका दे देंगे सरकारी, और तुम 500 करोड़ रुपए हमको चंदा दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी लूट, और ये वो आदमी कर रहा है जिसके लिए कहा गया था कि आगे नाथ न पीछे पगाह। किसके लिए लूटेंगे मोदी जी? बहुत ईमानदार हैं। हो क्या गया? और इतना बड़ा पार्टी ऑफिस पूरे देश में बनी 10 साल में, उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया चंदा एनपीए माफ़ कर दिया गया, और किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसानों का कर्जा दुगना हो गया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। इस तरह से पूरा देश में मीडिया उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में, ताकत उनके हाथ में, और बेईमानी उनके हाथ में, और झूठ उनके हाथ में। अब सच बात यह है कि इससे लड़ने का तरीका क्या होगा? सच। हम ये कह रहे हैं कि कीचड़ में उतर के कीचड़ साफ नहीं किया जाता, वो पानी से ही सब पानी से ही साफ होता है। जनता सबसे बड़ी है और ये सफाई जनता करेगी। जनता अब ये बात समझने लगी है, थोड़े से लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को भी थोड़े समय के लिए मूर्ख बना दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इस देश की जनता गरीब हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, बंटी हो सकती है, पिछड़ी हो सकती है, इस देश की जनता मूर्ख नहीं हो सकती। और 10 साल होता है बन गई, धोखा हो गया। अब इस देश की जनता ही ये हो रही है, लड़ाई जो लड़ रही है। आपने कहा ना कौन लड़ाई लड़ेगा और कैसे लड़ाई लड़ेगा? इस देश की जनता लड़ाई लड़ेगी, सच से लड़ाई लड़ेगी, संविधान के साथ लड़ाई लड़ेगी, और वो लड़ाई हमारे सामने दिख रही है। एक बात और ये कही जाती है कि एक तरफ आरोप लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस पर कि भाई ये तो जो आज़ाद आवाज़ें हैं उनको बंद कर रहे हैं, जो लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोलता है उनको जेल होती है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव तो बिल्कुल बेखौफ बोलते हैं, तो ये आवाज़ आज़ाद आवाज़ तो आपकी जिंदा है जो है वो तो हाँ, सही बात कर रहे हैं। हमको आए तो कहीं जेल भेजा। हाँ। सही बात। वो सब ना ये देश की जनता से उनको डर लगता है, देश की जनता से उनको डर हमसे नहीं लगता, उनको जनता से लगता है, हमारे चाहने वालों से लगता है। लेकिन कितने दिन तक हम सुरक्षित हैं? अगर हम किसी और के जेल जाने पर नहीं बोले तो हमारे जेल जाने पर कौन बोलेगा? सुरक्षित तो कोई नहीं। अब दूसरी बात, रास्ते खोल दिए उन्होंने जेल में हमें डालने के लिए। अब इससे ज़्यादा और इशारे में नहीं बोलूँगा। वो इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि फिर से एक बार देश में तानाशाही आए और कायदे से सबको जेल में डाला जाए। तो इसलिए बोलने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। प्रोफेसर आज भी जेल में हैं, पत्रकार जेल में डाल दिया गया, यूएपी लगा के रिसर्चरों को। उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है, प्रोफेसर हनी बाबू आज तक जेल में है। बहुत सारे लोग, आदिवासी जल जंगल ज़मीन बचाए तो वो जेल में डाला गया है। दलित अपने हक हुकूक के लिए लड़े तो उनके ऊपर मुकदमे, झूठे मुकदमे, और जेल में डाला जा रहा है। अगर मुसलमान कुछ बोले बुलडोजर चला दो, सब घर गिरा दो, सारी तरफ तो मारे जा रहे हैं। हमारी नौकरी छीन ली, हमें ये सोचा कि आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, सब तरह से कमज़ोर कर दिया जाए। ये सारा समीकरण उसी के लिए है कि आप बोलें ना, और बोलें तो जिल्ले इलाही की हाँ में हाँ मिलाकर बोलें। वो आप बोलें तो उनके मुताबिक बोलें, आप बोलें तो वो बोलें जो वो बोल रहे हैं। हम नहीं कहा कि हम सच बोलेंगे, अपने दिल की बात बोलेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई सुरक्षित है, ये चुनाव ये तय कर देगा कि हमारे जैसे लोग समाज के बीच में रहेंगे या जेल की सलाखों के बीच में रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो देश में सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। जी। एक और सवाल जो है कि एक छोटी सी भी नौकरी अगर किसी की जाती है तो टूट जाता है इंसान। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई प्रोफेसर की, फिर उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं गई। असल में हिम्मत केवल इस चीज़ से मिलती है, जब आप सही होते हैं ना तो डर नहीं लगता।
और जब आप गलत होते हैं तो डर लगता है, कमज़ोर महसूस करते हैं। वक्त के इतने संघर्षों से हम लोग खेत में भैंस गाय चराने वाले किसान परिवार के लोग, कुछ था ही नहीं खोने के लिए, सब कुछ पाने के लिए था। पुरखे इतना जंग हार चुके थे कि हम केवल जीतने के लिए बने हैं, हारना हमें नहीं है। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि यह पूरी लड़ाई जिस तरह से लड़ी हमने, वो अपने दम पर परिस्थितियों, अध्ययन, कलम, किताब, परिवार, विचारधारा, इन सब से यहाँ तक पहुँचे और पूरी शिद्दत से ये महसूस किया कि हम गलत कहीं नहीं हैं। एक शब्द हमारा गलत होता, मौका अगर हमने दे दिया होता, तो ये जो जालिम तानाशाहों की सरकारें होती हैं, ये बख्शेंगी क्या? तो हमने कलम से लड़ाई लड़ी है, किताब से लड़ाई लड़ी है, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। और गलत लड़ाई नहीं है, सही लड़ाई है। जहाँ भी जाता हूँ पूरे देश में तो लोग चाहने वाले मिलते हैं। उन चेहरों को देखता हूँ जिनसे शायद मैं न कभी मिला हूँ, न पता नहीं आगे मिल पाऊँगा कि नहीं। मैं उनके नाम नहीं जानता, उनकी जातियाँ नहीं जानता, उनके धर्म नहीं जानता, लेकिन उनकी आँखों में अपने लिए एक सम्मान, एक प्रेम देखता हूँ और हिम्मत देखता हूँ, और वही हिम्मत लेकर के लौट आता हूँ। सच और हक की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार, माननीय कांशी राम का आंदोलन, जगदेव बाबू राम स्वरूप वर्मा का विचार, शाहू का विचार और तमाम समाजवादी विचार, ये सारी चीज़ें हिम्मत देती हैं। तो ये जो ताकत मिलती है इन महापुरुषों से मिलती है, जो ताकत और हिम्मत मिलती है वो विचारधारा से मिलती है। और ताकत हिम्मत इस बात की मिलती है, वो जो लोग हमें चाहने वाले हैं वो हमें हिम्मत देते हैं। और ताकत और हिम्मत इस बात की कि हम सच और हक की लड़ाई में खड़े हैं, इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। डरे वो जो गलत हैं। और नौकरी छीनना दिया उन्होंने नहीं था, नौकरी हमने अपने हुनर और काबिलियत से हासिल की थी। छीनने की ताकत उनमें थी, छीन लिया, फिर भी क्या होगा? नौकरी छीन लोगे तो करना होगा नौकरी, तो नई नौकरी खोज लेंगे। भीख नहीं मांगी थी और न भीख मांगेंगे, न 35 साल न 40 साल। और मेरी सारी डिग्रियां ओरिजिनल भी हैं, न कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस न कुछ, सारी ओरिजिनल डिग्रियां। मैं किसी को नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बस सफाई दे रहा हूं। तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, भीख मांगी नहीं। भीख मांगना हमारे संस्कारों में नहीं है। मेहनत करके, श्रम करके, मेहनत से कमाना खाना, और इसलिए डरना किसी से नहीं। तो गलत नहीं है, नफ़रत के विचार पे नहीं है, मोहब्बत के विचार पर है। महापुरुषों का विचार हमारे साथ है और इसलिए डिग्री भी ओरिजिनल है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जिएंगे। किसी की तानाशाही के सामने डरेंगे और झुकेंगे नहीं, ये तो तय कर लिया।